हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में जो सल्तनत काल का समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बीच सल्तनत काल में 5 वंशों का उदय हुआ, जिसमें से पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा आता है लास्ट लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सल्तनत काल के क्रम में जो चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासन काल रहा वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, मात्र 37 वर्षों का एक छोटा सा शासन काल। अब इस 37 वर्षों के शासन काल के अंतर्गत सैयद वंश में किन किन शासकों ने शासन किया, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। सैयद वंश में पहले शासक हुए हैं खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह और उसके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट हुए हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद जो सैयद वंश था उसका पतन हो गया। ठीक है, और नए वंश लोदी वंश की स्थापना हो गई थी। इस शासन काल के दौरान सैयद वंश में जितने भी शासक हुए हैं, इन शासकों के बारे में मैंने यहाँ पर सरल शब्दों में कुछ पॉइंट्स लिए हैं और इन पॉइंट्सों के आधार पे हम सैयद वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, सैयद वंश सल्तनत काल के क्रम में चौथा वंश आता है। ठीक है, और इसका जो शासन काल है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, मात्र 37 वर्षों का एक छोटा सा शासन काल रहा। सैयद वंश में जो पहला शासक आता है खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां सैयद वंश में पहला शासक आता है और इसका जो शासन काल है 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। खिज्र खां का जो शासन काल रहा 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाकर समझने का प्रयास करते हैं। जब तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने क्या किया, सत्ता को दौलत खान लोदी के हाथों में सौंपा, तो उसके बाद 1413 ईस्वी में, कब 1413 ईस्वी में क्या होता है, खिज्र खां और दौलत खान लोदी के बीच युद्ध हो जाता है और इसमें खिज्र खां क्या करता है, दौलत खान लोदी को पराजित कर देता है। तो इस प्रकार से खिज्र खां तुगलक वंश का अंत करके सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो खिज्र खां था उसने अपने आप को रैयत ए आला उपाधि से ही संतुष्ट रखा। ठीक है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला। आगे बात करते हैं, जो खिज्र खां था वो किसका सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति था। अब देखो, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद का शासन था। ठीक है, तैमूर के आक्रमण से नसीरुद्दीन महमूद तुगलक क्या कर लेता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, और उसके बाद तैमूर लंग 15 दिनों तक वहां लूटपाट करता है और फिर वापस चला जाता है। और वापस जाते समय तैमूर लंग अपने जीते हुए प्रदेशों को खिज्र खां को सौंप देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो खिज्र खां था उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का ही नाम खुदवाया। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो खिज्र खां था उसने तुगलक वंश से जो सिक्कों का प्रचलन चल रहा था उन्हीं सिक्कों को चलाया। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई नया सुल्तान बनता है तो वो अपनी नई मुद्रा को जारी करता है, लेकिन खिज्र खां ने क्या किया, जो तुगलक वंश से चले सिक्के आ रहे थे उन्हीं सिक्कों को चलवाया। ठीक है, और अंततः 20 मई 1421 ईस्वी को जो खिज्र खां था उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से जो सैयद वंश का प्रथम शासक था खिज्र खां, उसका शासनकाल समाप्त हो गया। देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ सरल पॉइंट लिए हैं और इन पॉइंटों के आधार पर पहले हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और एक बार हम कहानी के माध्यम से समझ गए तो फिर हम पीछे विस्तार पूर्वक सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। जो खिज्र खां था उसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। ठीक है, और खिज्र खां को ही सैयद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि खिज्र खां ने क्या किया, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके शासनकाल के अंतिम समय में जब सत्ता दौलत खान लोदी के पास थी तो उस समय
1413 ईस्वी में आक्रमण किया और दौलत खान लोधी को हरा दिया, और इसको हराने के पश्चात इसने क्या किया, सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना करने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। इसने कौन सी उपाधि ली, रैयत-ए आला, और ये इसी उपाधि में खुश था। ठीक है, आगे बात करते हैं, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, अब देखो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है, और इसी दौरान जो खिज्र खां था वो तैमूर लंग की मदद करता है। तो इस वजह से बाद में वो अपने जीते हुए प्रदेशों का जो शासक है वो खिज्र खां को नियुक्त कर देता है। ठीक है, देखो तैमूर लंग वापस जाते समय क्या करता है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक किसे नियुक्त करता है, खिज्र खां को नियुक्त करता है। आगे बात करते हैं, अपने शासनकाल के दौरान जो खिज्र खां था वो जो तुगलक वंश से चले सिक्के आ रहे थे उन्हीं का प्रचलन शुरू करता है। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी नया शासक बनता है तो वो अपने नए सिक्के जारी करता है, लेकिन जो खिज्र खां था इसने क्या किया, जो तुगलक वंश से चले आ रहे सिक्के थे उन्हीं का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, और अंततः 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। अब देखो खिज्र खां की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना, मुबारक शाह। ठीक है, इसका जो शासनकाल रहा 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। ठीक है, और मुबारक शाह किसका पुत्र था, खिज्र खां का पुत्र था। अपने पिता के विपरीत इसने क्या किया, स्वयं को सुल्तान के रूप में घोषित किया। ठीक है, खिज्र खां के बारे में हमने क्या पढ़ा था, खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि प्रदान नहीं की थी। ठीक है, इसने स्वयं को रैयत-ए आला की उपाधि से संतुष्ट रखा था। ठीक है, लेकिन जब मुबारक शाह शासक बना तो उसने स्वयं को सुल्तान के रूप में घोषित किया। ठीक है, अब देखो मुबारक शाह ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की। दूसरा, इसने क्या किया, शाह की उपाधि धारण की और अपने सिक्के जारी किए। ठीक है, जबकि इसके पिता खिज्र खां ने क्या किया था, जो तुगलक वंश से चले आ रहे सिक्के थे उन्हीं का प्रचलन भी अपने शासनकाल के दौरान शुरू किया। लेकिन मुबारक शाह ने शासक बनते ही क्या किया, सुल्तान की उपाधि ली, शाह की भी उपाधि ली और उसके बाद अपने सिक्के जारी किए। आगे बात करते हैं, जो मुबारक शाह था उसके शासनकाल में याह्या बिन अहमद सरिंदी प्रमुख विद्वान को राज्यश्रय प्राप्त था। ठीक है, और इसने किस चीज की रचना की, तारीख-ए-मुबारक शाही। ठीक है, किस चीज की, तारीख-ए-मुबारक शाही। जो मुबारक शाह था उसके शासनकाल में याह्या बिन अहमद सरिंदी को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और इसने किस चीज की रचना की, तारीख-ए-मुबारक शाही। और इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, मुबारक शाह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। और अंततः 19 फरवरी 1434 ईस्वी को जो मुबारक शाह था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मुबारक शाह की मृत्यु कैसे होती है, इसके वजीर सरवर उल मुल्क ने क्या किया, षड्यंत्र किया और इसकी हत्या करवा दी। कब करवाई, 19 फरवरी 1434 ईस्वी को। ठीक है, देखो यहाँ पर इन सरल शब्दों से मेरा प्रयास ये है कि एक बार कहानी के माध्यम से हम सैयद वंश के बारे में अच्छे से जानेंगे और फिर पीछे जब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आगे की ये चीज हमें याद आ जाएगी और वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, अब देखो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह कौन था, मुबारक शाह का भतीजा था। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, जो मोहम्मद शाह था वो मुबारक शाह का भतीजा था और इसका वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खां था। लेकिन जब ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है, मोहम्मद शाह के नाम से बैठता है। इसका जो शासनकाल था 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ नाम मात्र का शासक था और एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ऐसा इसलिए कहा जाता है इसके बारे में क्योंकि जो वजीर सरवर उल मुल्क था इसने क्या किया, मुबारक शाह की हत्या करवा दी और सिंहासन पे किसको बिठवा दिया, मोहम्मद शाह को बिठवा दिया। अब जब इसने इसको सिंहासन पर बिठवाया तो सत्ता के जो सारे अधिकार थे, सत्ता का जो नियंत्रण करता था वो कौन करता था, वजीर सरवर उल मुल्क करता था। ये सिर्फ नाम मात्र का शासक था और 1445 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं हम सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की। ठीक है, देखो आलम शाह का जो शासनकाल रहा 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन आलम शाह कौन था, ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह भी एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहा जाता है कि इसका वजीर हमीद खां एक षड्यंत्र रच रहा था और इसके भय से अलाउद्दीन आलम शाह ने क्या किया, दिल्ली की सल्तनत को छोड़ दिया और
बदायूं चला गया। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन आलम शाह का एक वजीर था हमीद खान। ठीक है, और हमीद खान क्या कर रहा था, अलाउद्दीन आलम शाह के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा था और किसी तरह अलाउद्दीन आलम शाह को पता चल जाता है और अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है, पहले ही दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला जाता है। ठीक है, अब सत्ता पे हमीद खां का अधिकार रहता है। ठीक है, तो 1451 ईस्वी में क्या होता है, हमीद खां और बहलोल लोदी के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में बहलोल लोदी क्या कर लेता है, हमीद खां को पराजित कर लेता है और इस प्रकार से जो सैयद वंश था इसका पतन हो जाता है और नए वंश लोदी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन आलम शाह तो बदायूं चला जाता है और बदायूं में उसकी मृत्यु कब होती है, 1476 ईस्वी में। देखो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सैयद वंश के बारे में इन सरल शब्दों से अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जाके दोबारा देखें ताकि आपको सैयद वंश के बारे में अच्छे से पता हो। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।